हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी में भी हम देखेंगे भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में। उसके पहले भारत को एक प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। क्यों? आइए देखते हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, अरेबियन सी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक, तो ऐसा कोई भी जमीनी हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है उसे ही प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहा जाता है। इसीलिए भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, पेनिनसुलर कंट्री। याद रहेगा। ठीक, उसी तरीके से श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश। ऐसा कोई भी जमीनी हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है वो आइलैंड या द्वीप कहलाता है। इसीलिए श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। याद रहेगा। उसी तरीके से ऐसा कोई भी पानी का सकरा गलियारा या छिछला पानी का हिस्सा जिसकी गहराई कम होती है, जो दो बड़े जमीनी हिस्से को अलग करता है, उसे ही जल संधि या स्ट्रेट कहा जाता है या जल डमरू मध्य कहा जाता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में ये सकरा पानी का गलियारा जो भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है, तो इस जगह को जल संधि कहा जाता है और इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाकिस्तान से इसका कोई संबंध नहीं है। जिस समय इस जगह का सर्वे किया गया उस समय के सर्वेयर थे जेम्स पाक, PALK पाक, तो उनके नाम पे इस जल संधि का नाम रखा गया पाक जल संधि। इसे जल डमरू मध्य भी कहा जाता है या इंग्लिश में स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका के बीच। याद रहेगा। ठीक, जैसे कि हम देख रहे हैं अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तीनों पानी है, तीनों जगह लहरें चल रही हैं, तीनों समुद्र के प्रकार है पर नाम अलग अलग है। क्यों? जैसा कि सिंपल हम देख सकते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर, नाम से ही लग रहा है एक सागर है एक महासागर है, तो सागर छोटा होगा और महासागर बड़ा होगा। एक्चुअल डिफरेंस भी वही है। एरिया यदि कम है तो वो सागर कहलाएगा, सी कहलाएगा। एरिया यदि ज्यादा है तो महासागर कहलाएगा, ओशन कहलाएगा। पर यहां पे लिखा हुआ है खाड़ी। अब खाड़ी क्या चीज है? जिस तरीके से तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा प्रायद्वीप कहलाता है, उसी तरीके से ऐसा पानी वाला हिस्सा जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है खाड़ी कहलाता है। इसे इंग्लिश में गल्फ या बे कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल या गल्फ ऑफ बंगाल। ऐसा पानी वाला हिस्सा जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। ऐसी कई जगह हमें दिखती है, जैसे कि ये भी दिख रहा है। ये वाला हिस्सा भी 1 2 3 तरफ से जमीन से घिरा है, तो ये कहलाता है खंबात की खाड़ी या बे ऑफ कॉम्बे या गल्फ ऑफ कॉम्बे। ठीक, उसी तरीके से ये वाला हिस्सा भी तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो ये कहलाएगा, चूंकि यहां गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, तो ये कहलाएगा कच्छ की खाड़ी या गल्फ ऑफ कच्छ। याद रहेगा। सेम जैसा कि हमने कहा यहां पे पाक जल संधि है, हम सैटेलाइट व्यू से देखेंगे तो हमें ये जगह लगभग जुड़ी हुई दिखेगी, पर वो जगह जुड़ी हुई नहीं है। वहां छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है, छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है, तो इसे ही कहा जाता है, पौराणिक काल के हिसाब से राम जी सीता जी को लेने श्रीलंका यहीं से गए थे, तो इसे राम सेतु कहा जाता है या इंग्लिश में एडम्स ब्रिज भी इसे कहा जाता है। ठीक, तो हम मान सकते हैं ये जुड़ा हुआ तो हमें ऊपर से दिख रहा है, पर जब वहां खड़े होंगे तो जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। पर एक छिछला समुद्र है, वो गहराई कम है वहां की, तो हम मान सकते हैं ये भी एक जमीन है। तो ये वाला समुद्री हिस्सा भी 1 2 3 तरफ से जमीन से घिरा हो गया, इसलिए ये भी एक खाड़ी है। क्योंकि यहां एक छोटा सा द्वीप है मन्नार, इसीलिए इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। तो याद रहेगा, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ठीक, भारत के अंतरराष्ट्रीय समुद्री तट रेखा की अगर हम बात करें तो भारत की समुद्री तट रेखाएं कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन को स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे केरला, केरला का तट कहलाता है मालाबार तट। ठीक, सिंपल आप लिंक करके याद रख सकते हैं। केरला की भाषा होती मलयालम, ठीक, जो कि हमारी 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में से भी एक है और 6 क्लासिकल लैंग्वेज में से भी एक है। तो मलयालम, शुरू के 2 अक्षर को लेना है, म और ल, मलयालम मालाबार, बिल्कुल लिंक करके याद रखना है।
उसी तरीके से कर्नाटक का तट, कर्नाटक की कोस्टल लाइन कहलाती है कोनार तट। कर्नाटक के भी शुरू के दो अक्षर क और न, और क और न कोनार, कर्नाटक कोनार, याद रहेगा। उसी तरीके से गोवा और महाराष्ट्र दोनों का एक ही तट रेखा है, एक ही कोस्टल लाइन है, वो कहलाता है कोंकण तट। क्यों? क्योंकि गोवा की राजकीय भाषा कोंकणी है, जो कि हमारी 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में से एक है। तो गोवा और महाराष्ट्र का तट कहलाता है कोंकण तट। वही हम गुजरात में जाएंगे तो पूरा गुजरात का तट काठियावाड़ तट कहलाता है। गुजरात का जो ये रीजन दिख रहा है, यहां पहले काठी जाति के राजपूत रहते थे, इसीलिए इस पूरे तट का नाम रख दिया गया काठियावाड़ तट। हालांकि पूरा गुजरात का तट काठियावाड़ कहलाता है, पर यहां कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, आपसे पूछता है कच्छ का तट, कच्छ कोस्टल लाइन कहां है, तो ये कहलाएगा जो कच्छ के बाजू में है कच्छ कोस्टल लाइन, याद रहेगा। केरल मालाबार, कर्नाटक कोनार, गोवा और महाराष्ट्र कोंकण, गुजरात काठियावाड़ और कच्छ। ठीक, ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल लाइन। ईस्टर्न कोस्टल लाइन में आते हैं तो सबसे पहले तमिलनाडु का तट कहलाता है कोरोमंडल तट, याद रहेगा कोरोमंडल तट। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का एक साथ तट कहलाता है उत्तरी सरकार तट, या उसे ही कहते हैं रॉयल कोस्ट, याद रहेगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का एक साथ उत्तरी सरकार तट या रॉयल कोस्ट। उड़ीसा का अलग से कहलाता है उत्कल तट, उड़ीसा उत्कल तट। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है दीघा, तो वेस्ट बंगाल का तट कहलाता है दीघा तट। तो ईस्टर्न में आपको याद रखना है तमिलनाडु कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश उड़ीसा एक साथ उत्तरी सरकार या रॉयल कोस्ट, उड़ीसा उत्कल तट, और वेस्ट बंगाल का आपको याद रखना है दीघा तट, याद रहेगा। मालाबार तट से रिलेटेड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज याद रखना है। मालाबार वर्ड जहां भी आएगा तो मालाबार ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज होता है इंडिया, यूएस और जापान का, अभी हाल ही में जून में हो रहा है, तो इसे आपको करंट अफेयर्स के रूप में याद रखना है। ठीक, अब ये तो हो गई तट रेखाओं का नाम। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी तट रेखा की लंबाई किसकी है, तो आपका आंसर होगा गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल लाइन किस राज्य की है, गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र। लाइन सीक्वेंस याद रखना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आपको दे दिया है तो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन तट रेखा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की ही होगी। गुजरात की लगभग 1600 किलोमीटर है और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की लगभग 1900 किलोमीटर है। पर स्पेसिफिकली यदि आपको किस राज्य की पूछेगा तो राज्य तो गुजरात है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह नहीं है। तो याद रखेंगे डिफरेंस को, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। अगर भारत की तट रेखा की लंबाई की बात करें तो मुख्य भूमि में भारत की तट रेखा कोस्टल लाइन की लंबाई है 6100 किलोमीटर, सबसे ज्यादा जिसमें गुजरात की है। और यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, यहां श्रीहरिकोटा है, चांदीपुर विलय द्वीप है, अगर इन सारे छोटे छोटे द्वीपों की भी तट रेखा की लंबाई को जोड़े तो भारत की कुल कोस्टल लाइन होती है 7516 किलोमीटर, याद रहेगा। मुख्य भूमि में 6100 किलोमीटर और कुल लंबाई 7516 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात और कुल लंबाई में सबसे ज्यादा अंडमान एंड निकोबार। ठीक, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहां अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, यहां कोस्टल लाइन है, तो क्या ये पूरा हिस्सा भारत का है? नहीं, समुद्री सीमा के लिए, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा बनाने के लिए सभी देशों के लिए लगभग एक कॉमन रूल बनाया गया है, उसे हम समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, जो कि बेस लाइन या तट रेखा, यही बेस लाइन है, तट रेखा है कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन को ही बेस लाइन कहा जाता है। बेस लाइन से शुरू होगा, बेस लाइन से पहला प्रादेशिक क्षेत्र, दूसरा संलग्न क्षेत्र, तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, टेरिटोरियल जोन, कंटिगुअस जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे हम इकोनॉमिक्स में फिर से देखेंगे, अभी बेसिक डिफरेंस बस देखते हैं। प्रादेशिक क्षेत्र बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक, ठीक। संलग्न या कंटिगुअस जोन
बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक। ठीक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक, या इसको घुमा के भी लिख सकता है। प्रादेशिक क्षेत्र तो यही लिखेगा, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से 176 नॉटिकल मील। उसके डिफरेंस को केवल ले लिया है। इसका बेसिक डिफरेंस हम समझते हैं। प्रादेशिक क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो भारत के पास या किसी भी देश के पास पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल तीनों अधिकार प्राप्त होंगे। संलग्न क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल अधिकार हट जाएगा, केवल सोशल और इकोनॉमिकल अधिकार प्राप्त होंगे। और अगर हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे तो केवल इकोनॉमिकल अधिकार प्राप्त होंगे। इकोनॉमिकल अधिकार कहने का मतलब समुद्र से यदि पावर जनरेशन किया जा रहा है, एनर्जी जनरेशन यदि किया जा रहा है तो उसके अधिकार प्राप्त होंगे, या कोई भी खनिज या मिनरल्स वहां से निकाला जा रहा है तो उसके आर्थिक अधिकार भारत को प्राप्त होंगे। उसका एग्जाम्पल हम सुन सकते हैं, महाराष्ट्र में मुंबई से 173 किलोमीटर लगभग एक जगह है बॉम्बे हाई, जहां से पेट्रोलियम ऑयल निकाला जाता है, जो कि आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे हम इकोनॉमिक्स में एक बार फिर से समझेंगे डीप में कि ये क्या होता है। किसी भी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण इन 3 पैमाने के आधार पर किया जाता है, याद रहेगा। तो दोस्तों समुद्री क्षेत्र में इतना ही है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या यह सीमाएं द्वीप समूह में लागू होती है या नहीं होती है। आपने कुछ वर्ड सुने होंगे कि ये चैनल इस द्वीप समूह को अलग कर रहा है या इस द्वीप समूह को अलग कर रहा है, ये कैसे करता है और बेसिक उनमें क्या डिफरेंस है, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक में हमारे पेज को लाइक करें। किसी भी तरीके का डाउट यदि आपको रहता है, मन में कोई भी दुविधा आती है कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है, हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, हम इस फील्ड से हैं, हमारा ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से है, हमें किस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, ऐसे कोई भी डाउट या दुविधा आपके मन में है तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू।